हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अकाउंटिंग। सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते ही कॉमर्स इसीलिए लेते हैं ताकि हम बिज़नेस कर सकें। ठीक है, अब बिज़नेस करें तो उसमें मल्टीपल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, पैसों के लेन देन होंगे। बिज़नेस करोगे, पैसा लगाना पड़ेगा, गुड्स खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, पैसे देने हैं। इन सभी अकाउंट जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इन सभी को हम लोग बुक्स में लिखते हैं। सिंपल टर्म्स में यही अकाउंटिंग होती है। बात समझ में आई? तो अकाउंटिंग क्या है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, पैसों के लेन देन हैं, उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। सबसे आसान शब्दों में अकाउंटिंग यही है। बात समझ में आ गई? तो जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हम क्या करेंगे, उनको बुक में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब होता है कि एक टाइप के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जैसे कैश के सारे ट्रांजेक्शन में एक जगह पर रख दिया, बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह रख दिया, परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रख दिया, सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रख दिया। ये होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है बच्चे? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? इसे हम लोग लेज़र के नाम से भी जानते हैं। आपका लेज़र चैप्टर चल रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह पर लिखे जाते हैं। एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट है, करेक्ट है? इसी तरह क्या होगा बच्चे, फिर हम उसको समराइज करते हैं। क्या करते हैं? समराइज का मतलब होता है जो ट्रायल बैलेंस हमने तैयार किया है ना, उसकी एक समरी बन जाती है। जो आपने लेज़र अकाउंट तैयार किए हैं ना, लेज़र से उनके बैलेंसेस निकाल लिया था, उनको बैलेंस कर लिया था, उन बैलेंसेस की एक लिस्ट तैयार होती है, हम लोग वो ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? करेक्ट है। अब इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग बिजनेस के यानी फर्म के फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। कैसे अकाउंट तैयार होते हैं बच्चे? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आती है। कितनी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इतनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, चलिए, हमने ये तो बता दिया जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब तो रिकॉर्ड करने को कुछ नियम भी होते होंगे, कायदे कानून होते होंगे, वो समझते क्या हैं। देखो, अकाउंटिंग में ये तो आपको मालूम है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, परंतु यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि इन बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के रूल क्या होते हैं। बात समझ में आई? तो रूल सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या सीखना पड़ेगा बच्चे? टाइप्स ऑफ अकाउंट। फैन बन। हाँ भाई, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की हम बात करते सीधा। टाइप्स ऑफ अकाउंट। बच्चों, जो अकाउंट होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है, अकाउंट को लिखने के लिए A/C का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होते हैं बच्चे? पर्सन्स आते हैं। क्या आते हैं? बात समझ में आई? इम्पर्सनल अकाउंट में वो आते हैं जो पर्सन नहीं है। बात समझ में आई? जो पर्सनल अकाउंट होता है, इसमें 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, यानी 3 प्रकार का पर्सनल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल अकाउंट में 2 अकाउंट और होते हैं। ये होते हैं हमारे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आपसे क्वेश्चन किया था अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, आप 2 प्रकार से उत्तर दे सकते हो, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। या आप ये भी बोल सकते हो अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो पर्सनल अकाउंट होता है बेटे, इसमें आते हैं पर्सन्स। क्या आते हैं बच्चे? इसमें आते हैं पर्सन्स। इसमें आएंगे पर्सन्स। ठीक है, और ये भी होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है?
सबसे पहले आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या आता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आएगा बेटा इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ठीक है बच्चे। तो जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है इसमें आते हैं पर्सनल अकाउंट में है तो उसमें एक बात तो क्लियर है कि हमारे पर्सन आएंगे, ठीक है। पर्सन की ही 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट है लेकिन इसमें आएंगे पर्सन। क्या आएंगे? पर्सन। अब पर्सन इसमें नेचुरल पर्सन आएंगे। नेचुरल पर्सन क्या आएंगे? इसमें नेचुरल पर्सन आएंगे। और नेचुरल पर्सन वो होते हैं जिसको नेचर ने बनाया, यानी कि ईश्वर ने बनाया। करेक्ट है? अब नेचर ने हम ही लोग को बनाया है, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब के सब क्या हैं? नेचुरल पर्सन है, इसलिए वो नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम बात करें तो जैसे राम है, ठीक है, सूरज है, संजना है और राखी है, एसेट्रा। ये सब क्या है? नेचर के बनाए हुए लोग हैं, इसलिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इसके बाद हम बात करें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बच्चे आर्टिफिशियल पर्सन आएंगे। क्या आएंगे? और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम पे या पर्सन के नाम पर हमारे दिमाग में एक छवि आती है। वो छवि होती है बेटा रोबोट्स की। किसकी होती है? साइंटिफिक टर्म में आर्टिफिशियल पर्सन मतलब रोबोट्स है। करेक्ट है? लेकिन इन अकाउंटिंग टर्म आर्टिफिशियल पर्सन मतलब रोबोट नहीं है, बल्कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत? तो हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, कोई भी। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे हम ले लें तो स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बैंक है, हॉस्पिटल है, इवन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी एसेट्रा, कंपनी है, फैक्ट्री, सब क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? नहीं ना? ओके। तो आपने देख लिया जो हमारे पर्सनल अकाउंट हैं इसमें आते हैं पर्सन, और पर्सन यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार का हो गया। नेचुरल पर्सन के लिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। जो रिप्रेजेंटेटिव हमारा पर्सन है, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे? जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, ठीक है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, इन सभी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं समझते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो हो तो गया है टाइम, पेमेंट देने का टाइम हो गया, बट पेमेंट अभी किया नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस हैं जिनका टाइम तो हो गया पेमेंट का, बट अभी तक वो पेमेंट नहीं किए गए हैं। बात समझ में आई? टाइम तो हो गया पेमेंट का, बट अभी तक वो पेमेंट नहीं किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्रीमाइसेस ले रखी है किराए पर। प्रीमाइसेस मतलब जहाँ बिजनेस करते हैं, ठीक है, किराया देना है, बाकी है, अभी दिया नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग रेंट है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। वो क्या नाम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। वर्कर काम कर रहा, सैलरी देने का टाइम हो गया है, दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ऐसे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस
या एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जितने भी आइटम है एक्सपेंस और इनकम जो कि या तो बाकी हैं या तो एडवांस में हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमारे क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम है और इनकम है रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, ये सारे आते हैं। बेटा एक्रूड इनकम जानते हैं आप, नहीं जानते हैं? एक्रूड इनकम ऐसी इनकम को कहते हैं जो हमने जनरेट तो कर ली है बट अभी तक हमें मिली नहीं है। बात समझ में आई? हमने अर्न तो कर ली बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन किसी और को सबलेट कर दिया। सबलेट का मतलब हमने किराए पर लिया और उसका ही हिस्सा हमने किसी और को किराए पर दे दिया। किराया लेने का टाइम हो गया बट अभी तक उसने दिया नहीं है, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम, या और इसका नाम होगा एक्रूड रेंट। ठीक है भाई, रेंट मिल रहा है ना, वही तो एक्रू हुआ है ना, एक्रूड रेंट। बात समझ में आई? करेक्ट है। ये भी हमारा क्या हो गया, एक्रूड रेंट लिख देते हैं। ये हमारी इनकम है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की। ठीक बच्चे, चलिए देखिए। जो रियल अकाउंट होता है बच्चों, ये इसमें दो प्रकार के एसेट्स आते हैं। एक होता है बेटा टेंजिबल एसेट। क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स। और एक होगा इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। एसेट मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद। करेक्ट है। टेंजिबल जिसको आप छू सकते हैं, कैन बी टच्ड एंड सीन, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एंड ऑल्सो हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये फिजिकली एग्जिस्ट करेंगे। फिजिकल एग्जिस्टेंस। करेक्ट है। तो ये टेंजिबल एसेट होते हैं। इनटेंजिबल एसेट की बात करें, ये ऐसे एसेट होते हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, जिन्हें देख नहीं सकते हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो हमारे क्या होंगे, इनटेंजिबल एसेट होंगे। नाइदर कैन बी सीन नॉर बी टच्ड, जो कि आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। ठीक है। जो देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो और वो फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। बेटे फील, ये कोई फील का तो मतलब हमारी समझ में है, समझ में है, आप फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जैसे स्मेल को हम फील कर लेते, वो कोई हमारा इंटेंजिबल एसेट नहीं है। हमें ये ठंडी ठंडी हवा आ रही, इसे हम फील कर रहे हैं, तो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट में नहीं आते हैं। उनकी मनी वैल्यू होगी। क्या होगी? ये आप फील कर पा रहे हो ना, ठंडी हवा एसी की। ठीक है। सुन पा रहे हैं, वो भी फील हो रहा है ना। करेक्ट है। और हम लोग क्या करते हैं, जब बाहर निकलते हैं, अगर कोई चीज़ स्मेल कर रही है कहीं पर भी, मतलब फुलवारी वगैरह में जाते हैं, गार्डन वगैरह में जाते हैं, तो मालूम चलता है कि हाँ ये चीज़ है, उसके कारण हमें स्मेल आ रही है। ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? करेक्ट है। तो उनको फील किया जा सकता है सही मायने में। इनकी क्या होगी, मनी वैल्यू होगी। ठीक है, मनी के टर्म में होगी। करेक्ट है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट आपको मालूम चल गया, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फिजिकली एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, अब बिजनेस कर रहे हैं बेटे, तो बिजनेस में काफ़ी कुछ है जो हमें रखना पड़ेगा, जैसे बिल्डिंग,
जहाँ बिजनेस करो वो प्लेस तो होना चाहिए, वहाँ पर बिल्डिंग तो होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप स्पेस में अपना बिजनेस करने लग जाओगे, जगह चाहिए ना। आप उसके लिए क्या, पहली चीज़ तो बिल्डिंग को देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, करेक्ट है। और एसेट का मतलब होता है आपकी संपत्ति, यानी मनी वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी चीज़ एसेट कब बनती है, जब उसकी मनी वर्थ हो, मनी वैल्यू हो, करेक्ट है। आप बिल्डिंग को खरीदोगे और जब चाहो बेच भी सकते हो, करेक्ट है। हाँ भाई, तो उसकी कोई मनी वैल्यू होगी बिल्डिंग की, ऑफकोर्स होगी, मॉनेटरी वैल्यू तो होगी, करेक्ट है। इसी तरह मशीनरी, आप बिजनेस करोगे बेटे, अगर फैक्ट्री वगैरह आपने खोली हुई है तो मशीन रखोगे प्रोडक्शन के लिए, रखोगे ना। आपके कस्टमर्स आएंगे, उनको बिठाने के लिए फर्नीचर की ज़रूरत होगी, फर्नीचर है, एसेट्रा। यहाँ तो टेंजिबल एसेट के नाम पर हमारे पास बहुत सारे एसेट हैं, हमने उनमें 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए। फिलहाल और कुछ ऐसे ही देख लेते हैं रफली। आपका मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर हो ही गया है, ज़मीन है, ठीक है, प्लांट है, व्हीकल्स हैं, हॉर्स एंड कार्टेज है, और भी बहुत सारे एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल की बात कर रहे थे। इनटेंजिबल एसेट, एसेट मतलब संपत्ति, एसेट मतलब संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, करेक्ट है। कहते हैं हमारे पास इतनी संपत्ति है, मैं बहुत अमीर हूँ। अमीर कैसे बनते हैं लोग, संपत्ति से बनते हैं, करेक्ट है। तो यही एसेट मतलब वो संपत्ति, ठीक है। बिजनेस के टर्म में से हम एसेट बोलते हैं, करेक्ट है। चलिए, अब यहाँ ऐसी कौन सी एसेट है जिसको हम छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते, इसके बावजूद भी क्या है, वो इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो स्पेशल चीज़ होती है जो इसे एसेट बनाती है, वो होती है राइट। क्या होती है, किसी भी चीज़ का यूज़ करने का राइट, जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं। क्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में यहाँ पर गुडविल है, क्या है, नाम तो सुना ही होगा, कॉपीराइट है, ठीक है। गुडविल है, कॉपीराइट है, माइनिंग राइट है, इसके अलावा पेटेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अभी हमें बहुत सारे आइटम्स के बारे में नहीं जानना, अभी हम सिर्फ ये जानना है इंटेंजिबल एसेट होता क्या है, करेक्ट है। मतलब तो आप समझ चुके हैं। अब देखिए, बात करते हैं गुडविल की। गुडविल क्या होता है, जब हम अच्छा काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनसे जब कोई उस पार्टिकुलर टास्क के बारे में पूछता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो बच्चों, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, मेहनत से पढ़ाऊँगा, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, करेक्ट है। अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछेगा कि भाई मुझे ट्यूशन पढ़ना है या कोचिंग पढ़ना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल की बात करें, स्कूल में पढ़ना है, ये स्ट्रीम लेनी है, ठीक है, या ये सब्जेक्ट पढ़ना है, भाई कहाँ पढ़ें, तो आप जानकारी किसकी रखते हैं, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप एक्सीलेंट में पढ़ रहे हैं, तो आप यही बताओगे, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो कहोगे यार भाई तुम एक काम करो, एक्सीलेंट में हम पढ़ने जाते, तुम भी वहीं चलो, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और बात रही वहाँ बैठने की व्यवस्थाओं की, साफ़ सुथरी व्यवस्थाएँ, सीटें अच्छी हैं, साफ़ सफाई बनी रहती है, आरओ का वाटर, एसी क्लास है, सारी चीज़ें हैं, और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ये सारी अच्छी अच्छी बातें आप बताओगे, क्यों, आपको यहाँ पर ये मिल रही हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी सुविधा ना मिले, एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस काम के लिए आ रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर आप पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे, या मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर या तो कर नहीं पा रहा हूँ, या तो मैं कर नहीं रहा हूँ, दो चीज़ें, या तो कर नहीं पा रहा हूँ या मैं कर नहीं रहा हूँ, तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो आपसे जिस व्यक्ति ने पूछा है, पहले केस में जब मैंने बताया सारी अच्छी अच्छी बातें, आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ अच्छी है, तो आप कहोगे भाई मेरे साथ इंस्टीट्यूट में चलो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। दूसरी सिचुएशन, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा या मैं अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो आप उससे बोलोगे भाई मैं तो फंस गया, मैंने तो पैसे दे दिए हैं, तुम मत जाना, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या नाम शैतानियाँ होती हैं, या वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, गर्मी में वो क्या नाम पसीना बहता रहता है, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं, क्लासरूम बहुत गंदा रहता है,
ठीक है, तो ये सारी बातें बताओगे तो उससे जो आपका फ्रेंड है वो आपके साथ आएगा क्या? नहीं आएगा। करेक्ट है। तो पहले केस में अच्छी बातें थी, मैंने अच्छा काम किया, वो उससे क्या हो गया, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बढ़ेंगे। और स्टूडेंट बढ़ रहे हैं क्यों? मैंने अच्छा काम किया, आपको अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से एजुकेट किया, तभी आप अच्छी बातें बता रहे हो। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आप अच्छी बातें नहीं बताओगे। अब इस अच्छी बातें बताने से क्या होगा, हमारे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे ना। ये गुडविल के कारण होता है। तो गुडविल हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट, दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। करेक्ट है, दिखती नहीं है लेकिन मनी वर्थ है। एग्जिस्ट का मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन है। और ये कैसे आ रहा है? क्योंकि आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोग बता रहे हो कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जाओ, अच्छी पढ़ाई होती है। करेक्ट है। वो लाइट बंद कर दो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट है, इतनी बात तो क्लियर है। अब बात करते हैं पहले वाला भी जो मैंने बताया गुडविल, दूसरे वाले में बैडविल। इससे हमारे स्टूडेंट बढ़ेंगे नहीं घटेंगे। आप भी सोचोगे हम कब निकले, हमारा टाइम पूरा हो, पैसा थोड़ा रिकवर हो जाए जो हो सकता हो, जल्दी से इंस्टीट्यूट छोड़ दें अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। कॉपीराइट की बात करते हैं। कॉपीराइट देखिए क्या होता है, जब हम कोई आर्ट वर्क तैयार करते हैं, कोई आर्ट वर्क, और उसको हम लोग रजिस्टर्ड करा लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उस काम को या उस तरीके से कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, केवल एक्सक्लूसिव राइट हमारे पास हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी ये टी.एस. ग्रेवाल जी, क्या नाम, डी.के. गोयल जी की बुक है, जिस प्रकार से जो है किताब डी.के. गोयल जी की है, ठीक है। अब इस किताब को उन्होंने लिखा हुआ है, मेहनत किया है, रिसर्च किया और उसके बाद ये किताब लिखी है। करेक्ट है। फिर इसको लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके पास जाकर ये बताया भैया हमने ये काम किया हो और इसको रजिस्टर्ड कर लो। जो फीस वगैरह होती है डी.के. गोयल जी ने उस समय सरकार को दे दी। अब ये जो किताब है, क्या कोई भी दूसरा व्यक्ति सेम यही कंटेंट प्रिंट करके मार्केट में बेच सकता है? नहीं बेच सकता है बेटे, क्योंकि इसके राइट किसके पास है? डी.के. गोयल जी के पास है। बात समझ में आई? इसकी जितनी भी अब कॉपियाँ बिकेंगी, जितनी भी कॉपियाँ, यानी किताबें मतलब कॉपियाँ हैं, ये जो ओरिजिनल उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किए ना, उसकी कॉपियाँ बनाई गई, उसका फिर किताब बन गया ये। ठीक है। अब जितनी भी इस किताब की कॉपियाँ हैं, उसके राइट किसके पास हैं? डी.के. गोयल जी के पास है। हालांकि डी.के. गोयल जी खुद प्रिंट नहीं करते हैं, वो पब्लिशर थोड़ी ना है, चाहे तो अपना पब्लिश हाउस भी खोल सकते हैं, पब्लिकेशन भी खोल सकते हैं, बात अलग है। कहने का तात्पर्य ये है, डी.के. गोयल जी खुद तो अपनी उनका पब्लिश हाउस है नहीं, उन्होंने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी है। और ये दूसरा व्यक्ति कोई मेरे ख्याल से आर्या पब्लिकेशन है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आर्या पब्लिकेशन है। अभी जो है आर्या और अविचल पब्लिशिंग कंपनी दोनों मिलकर छाप रहे हैं। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, डी.के. गोयल जी की किताब को पब्लिश, चूँकि डी.के. गोयल जी ने इनको अधिकार दिए हुए हैं, तो अब ये कंपनी इनको पब्लिश करती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में पसंद की जाने वाली कोई किताब है अकाउंट की, वो डी.के. गोयल है। टी.एस. ग्रेवाल केवल CBSE में पसंद किए जाते हैं। ठीक है। डी.के. गोयल जी ICSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड और CBSE तीनों में पसंद किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब कहने का तात्पर्य, जितनी भी किताबें ये हैं, इनको बनाने और बेचने के एक्सक्लूसिव राइट किसके पास हैं? डी.के. गोयल जी के पास हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इस किताब को सेम मैनर में, जैसे जिस तरीके से लिखी हुई सेम जाके प्रिंट करके बेच दे, नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट है। अगर किसी ने ऐसा किया तो डी.के. गोयल जी उसके ऊपर केस कर देंगे। क्या कर देंगे? और केस करने के बाद जिसने भी ऐसा किया उसके ऊपर जुर्माना लगेगा और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है। कॉपीराइट समझ में आया बच्चे? आ गया ना। तो एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी समथिंग इज कॉल्ड कॉपीराइट। करेक्ट है। किसी भी चीज़ के कॉपी करने के जब एक्सक्लूसिव राइट आपके पास होते हैं तो इसका मतलब है कॉपीराइट आपके पास है। करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर एकदम? ओके। इसके बाद लिखा है बेटा माइनिंग राइट। माइनिंग करने के जो राइट होते हैं उन्हें माइनिंग राइट कहते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह पर लोग माइनिंग करते हैं, माइन करके वो कोल निकाल रहे हैं, ठीक है, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, माइनिंग से ही आता है। तो उसके भी राइट आपको परचेस करने पड़ते हैं, तब जाके आपको ये राइट मिलता है जाकर। ठीक है। पेटेंट,
जिस तरह कॉपीराइट बेटा होता है आर्ट वर्क के लिए, किसके लिए होता है? आर्ट वर्क के लिए। डीके कॉलेज ने जो किताब लिखी है कुछ नया डेवलप नहीं किया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग थे, जो रूल्स थे, उन्हीं को इस तरीके से डेवलप किया है जिससे कि वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, तो उसको रजिस्टर्ड करा लिया। लेकिन जब आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, ठीक है, आपने मान लो कोई ऐसी ब्रिग इन्वेंट की है, बेसिकली इन्वेंशन के लिए हमारे पेटेंट होते हैं, ऐसी ब्रिग इन्वेंट की है जो पानी में डूबती नहीं है बल्कि तैरती रहती है, ठीक है, पानी में डूबती नहीं है बल्कि तैरती रहती है। तो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप किया है, तो आप इसको रजिस्टर्ड कराओगे। इसको कॉपीराइट नहीं कहेंगे, इसको पेटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? अब जितने भी उस प्रकार के ब्रिग हैं मार्केट में आएंगे, उन सभी के लिए आप अपना परमिशन पहले दोगे, तब सामने वाली जो संस्था है जो बनाना चाहती ईंटें बनाएगी, बदले में आपको जो चार्जेस होंगे आपके पे करेगी वो। तो पेटेंट भी हमारा क्या है? दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअली में है। बात समझ में आएगी नहीं? एक्चुअली में है क्या मतलब? मनी वैल्यू, हमें जहाँ जहाँ से पैसा मिल सकता है वो हमारा इंटेंजिबल है, अगर आप उसे छू और देख नहीं सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं आई? करेक्ट है। तो आपको इंटेंजिबल एसेट समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट बेटे सबसे आसान अकाउंट है, क्योंकि आपको इसमें केवल देखना होता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम हैं, प्रॉफिट हैं, ठीक है, और लॉसेस हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट और लॉसेस, वो सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न जनरेट होगा, पता वो क्या है कि सर ये नॉमिनल अकाउंट में आपने सारे एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉसेस लिख दिए है। अभी थोड़ी देर पहले आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम लिखे थे। तो याद रखो बच्चों, ये जो हैं ये एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट या लॉस हैं, ठीक है। वहाँ पर जो थे वो एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट या लॉस नहीं थे, वो क्या थे? आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एडवांस या एक्रूड बैलेंसेस थे। और वो एक्सपेंस नहीं होते, एक्चुअली में वो एसेट या लायबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं? अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं, रेंट एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस नहीं है। रेंट हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो लायबिलिटी है। क्या है? और वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। बात समझ में आई? यानी इन्हीं एक्सपेंस, इनकम के पहले अगर लग जाए क्या? आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाए तो फिर ये नॉमिनल नहीं रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इसी तरह एक्रूड इनकम या एडवांस इनकम हो जाए तो ये फिर नॉमिनल अकाउंट नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा और पर्सनल अकाउंट में पहुँच जाएगा वो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बेटा हो गया। अब इसके बाद हम पहुँचते हैं इनके रूल्स पर। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर टैब्स हटाओ और रूल्स लगाओ। रूल्स ऑफ अकाउंट बेटा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद आएगा नॉमिनल अकाउंट। क्या आएगा बच्चे? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है all expenses and losses are debit। जितने भी एक्सपेंस लॉस होंगे वो डेबिट कर दिए जाएंगे, और जितने भी प्रॉफिट हैं, ठीक है, और इनकम्स हैं या गेंस हैं, वो क्रेडिट होते हैं, आर क्रेडिट।
यानी ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल प्रॉफिट इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये हमारे रूल ऑफ अकाउंटिंग है। इसके अलावा ये हमारे एक्चुअली में ओल्ड अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है। जो मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, उसे देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार एक मैंने टेक्निक हालांकि आपकी बुक में भी दी है, पर इसको हमने खुद ही से अपने हिसाब से बनाया है, सेट किया हुआ, ठीक है। ये मॉडिफाइड है, देखिए। बेटा डेबिट के लिए डीआर और क्रेडिट के लिए सीआर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एब्रीविएटेड फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट के। याद रखो, जब भी आपका कोई एसेट बढ़ेगा क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको हम डेबिट कर देंगे। इन केस अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट है। इसके अलावा व्हेन एक्सपेंस लॉसेस ड्राइंग्स, बेटा ड्राइंग को एक्चुअली में यहाँ नहीं यहाँ रखना चाहिए। ड्राइंग भी एसेट होती है, क्या होती है, ठीक है। तो व्हेन एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीजेस क्या होंगे, तो इनको डेबिट किया जाएगा, और इन केस अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बात समझ में आ गई? करेक्ट है। अब आगे देखिए, ये तो हमने बात कर ली एसेट एक्सपेंस लॉसेस की। इनको हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी हमने इसको अलग रखा, ठीक है। अगर आप एक लाइन में भी लिखोगे सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किसकी, इनकम की, प्रॉफिट की, गेन की। चलिए शुरू करते हैं लायबिलिटी से। जो लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है बच्चे, इंटरनल लायबिलिटी होती है, या जो आपके प्रोविज़न है ये भी लायबिलिटी होते हैं। तो सब लायबिलिटी ही, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक लायबिलिटी और यहाँ लायबिलिटी के नाम हो गए, करेक्ट है। ये जो तीनों नाम लिखे, चाहे लायबिलिटी लिखा हो खुद या कैपिटल, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। जो प्रोविज़न है ये भी लायबिलिटी होती है, एस्टिमेटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो कुल मिला के लायबिलिटी के लिए जो रूल है वो ये है कि जब ये बढ़ेगी क्या होगी, बढ़ेगी तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। एसेट के बढ़ने पर डेबिट होता है, लेकिन लायबिलिटी के बढ़ने पर क्रेडिट होता है। बात समझ में आई? और जब ये घटेगी तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? क्या करेंगे, डिक्रीज होने पर हम लोग डेबिट करेंगे। जब ये डिक्रीज होगी तो हम लोग डेबिट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? और जब प्रॉफिट गेन इनकम बढ़ेंगे तो उनको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे, घटेंगे तो डेबिट करेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, ये रूल्स याद कर लो या ये याद कर लो, कोई भी याद कर लो, आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि जो रूल आपके इधर हैं वही इधर हैं, बट ये क्या है, अपडेटेड हैं। क्या है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रूल्स दोनों में सेम है। जब आपका एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी क्या नाम, आपका एक्सपेंस लॉस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो और इनको एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब भी आपकी लायबिलिटी, कैपिटल, प्रोविजन, प्रॉफिट, गेन, इनकम बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, घटेंगे तो डेबिट होंगे। एसेट ड्राइंग एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। इनको नोट कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, ठीक है। तो लिखा है बच्चों, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा जर्नल क्या होता है। जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उससे हम कहीं ना कहीं लिखते हैं ना,
जहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, जो बुक सबसे पहली होती है उसे हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जर्नल होता है। क्या होता है बच्चे? जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास सब्सिडरी बुक होती हैं, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है और जर्नल प्रॉपर है। ये हमारी सब्सिडरी बुक होती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या होता है बच्चे? जर्नल होता है। क्या होता है? जर्नल एंट्री होता है। तो वही जर्नल हम करने जा रहे हैं। जर्नल में टोटल में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट के लिए होता है, दूसरा पार्टिकुलर के लिए होता है, तीसरा लेज़र फॉलियो के लिए होता है, फिर चौथा जो है डेबिट अमाउंट के लिए और 5वां क्रेडिट अमाउंट के लिए होता है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज ये जर्नल होता है, जनरल नहीं होता है, ठीक बच्चों। ये डेट है, पार्टिकुलर्स है, लेज़र फॉलियो है, ये डेबिट के पैसे हैं, ठीक है, और इधर क्रेडिट के पैसे हैं, ठीक बच्चों। तो लिखा है बच्चे, किताब में क्वेश्चन मिल गया। लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स, ठीक है। और 2019 मेरी बुक में है, आपकी बुक में हो सकता है ईयर बदला हो, 20 है, तो अलग अलग एडिशन की बुक में साल बदले हैं लेकिन महीने और तारीख वही हैं, करेक्ट है। तो मेरी बुक में दिख रहा है 2019, तो मैं 2019 ही लिख लेता हूँ। लेटेस्ट एडिशन जो है उसमें 2024 होगा, किस क्या होगा? फिलहाल हम 19 पर ही रहते हैं जो हमारी बुक में है, ठीक है। महीना कौन सा बच्चे? जनवरी है ना, जनवरी 1 है, जनवरी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सियाराम एंड सन्स ने क्या किया बेटा? बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया है? अच्छा, बिजनेस स्टार्ट किया है। अब जर्नल करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कोई जानता है इसके बारे में? आप जानते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? चलिए, आप तो जानते ही होंगे, इतना पढ़ाया जो गया है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है वो अलग है और जो बिजनेसमैन है वो अलग है। जो बिजनेस है वो अलग है और जो बिजनेसमैन है वो अलग है। हमें दोनों को सेपरेट करना चाहिए, सेपरेट करके ही एंट्री करनी चाहिए। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन की नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, करेक्ट बच्चों। तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ना कि बिजनेसमैन के। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, लिखा है सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया है 50,000 रुपये से। तो 50,000 रुपये, जैसे मैं हूँ सियाराम, कौन हूँ? एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ सियाराम और हमने अपना बिजनेस शुरू किया, ये हमारा बिजनेस है। इसको हमने, हेलो ध्यान दो, इसको हमने 50,000 रुपये दिए बिजनेस करने के लिए। अब बताइए, अकाउंटिंग आप हमारी कर रहे हैं या बिजनेस की कर रहे हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस की करेंगे। किसकी करेंगे? अब अगर बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें होगा ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा। हमने यानी सियाराम ने बिजनेस में पैसे लगाए 50,000 रुपये, तो बिजनेस में बताइए जो कैश है, पहली चीज़ तो कैश हमारा टेंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा? रियल अकाउंट में। रियल का रूल लिखा है आपके सामने, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बिजनेस में कैश इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? बिजनेस में कैश बढ़ा है कि घटा है? बिजनेस, बेटे हमने बिजनेस शुरू किया, सियाराम ने बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस पैसे लगाए। आप अकाउंटिंग जो कर रहे हो हमारी नहीं कर रहे हो, बिजनेस की कर रहे हो। किसकी कर रहे हो? हमने 50,000 बिजनेस में लगाया, बिजनेस को दिए, तो बिजनेस के पास जो कैश इन हुआ है या बिजनेस से आउट हुआ है? इन हुआ है ना, बिजनेस में पैसा आया है, करेक्ट है। आया है तो आने वाली चीज़ को, कम्स इन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे? डेबिट। क्या करते हैं?
रियल अकाउंट में आया है, टेंजिबल एसेट है, कैश टेंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट में आया है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इन हुआ इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा बच्चे, बात समझ में आई? तो लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। बात समझ में आई? कितना है कैश बच्चे, 50,000 रुपये। तारीख तो लिखी दी है, ठीक है। डेबिट के लिए यहाँ पर DR बनाते हैं, लेज़र के जस्ट बगल में, ठीक है, अंदर नहीं, पर्टिकुलर वाले कॉलम पे बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, सियाराम। बिजनेस किसने शुरू किया, सियाराम ने। जो सियाराम है वो तो पर्सन है, मैं क्या हूँ, नेचुरल पर्सन हूँ, मैंने खुद को माना है सियाराम, ठीक है, मैं तो नेचुरल पर्सन हूँ। अब पर्सन किस में जाते हैं बच्चे, पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब बताइए जो सियाराम रिसीवर है कि गिवर है, मैंने खुद को सियाराम माना है, मैंने बिजनेस को पैसे दिए, तो बिजनेस के लिए, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो ना, तो बिजनेस के लिए मैं रिसीवर बना, गिवर बना, मैंने तो पैसे दिए हैं ना, तो मैं क्या बन गया, गिवर। गिवर को हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो लिखेंगे टू क्या नाम था उसका, सियाराम, सियाराम। अब लेकिन याद रखो जो बिजनेसमैन होता है उसका नाम हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखते हैं, इसको हम एक सेपरेट या डिफरेंट नाम देते हैं, इसका नाम होता है कैपिटल। क्या नाम होता है बच्चे, तो यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कैपिटल कौन से अकाउंट में आता है, तो आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि ये जो कैपिटल लिखा है ये किसके लिए, सियाराम के लिए, और सियाराम तो पर्सन है। बात समझ में आएगी नहीं है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए अच्छी बात है। लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो फिर आप स्टेटमेंट भी या नरेशन लिखते हो, ठीक है, और नरेशन में लिखा जाता है कि हुआ क्या है, ट्रांजैक्शन क्या थी, तो आप बताओगे बिजनेस शुरू किया, उसके लिए पैसा आया है, ठीक है। फिर आता बच्चे अगली तारीख, अगली ट्रांजैक्शन कब की है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज़, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। बेटे यहाँ हमें समझना पड़ेगा गुड्स क्या होता है। पहली चीज़ तो ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, गुड्स और कैश। हमें देखना पड़ता है ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व क्या क्या है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, एक तो गुड्स है, दूसरा कैश है। गुड्स की हम बात करें, गुड्स हम उन आइटम्स को या आर्टिकल्स को कहते हैं जिसका हम ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेड, यानी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब जैसे मेरा जो बिज़नेस है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कपड़े का है, गारमेंट्स का है, तो गारमेंट जितना भी होगा हमारे लिए गुड्स होगा। क्या होगा, बात समझ में आई। अगर हमारा बिजनेस गारमेंट का ना होकर फर्नीचर का, तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर का नहीं, स्टेशनरी शॉप है, यानी बुक्स खरीदने और बेचने का, बुक्स और जितना भी स्टेशनरी होता है, तो स्टेशनरी जितनी भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएगी। कुल मिला के हम गुड्स उस आइटम को कहते हैं जिसका हम ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, करेक्ट है, वो गुड्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या गुड्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो टेंजिबल एसेट होगा, और टेंजिबल एसेट बेटे किस में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में आता है तो फिर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताइए गुड्स इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। हमने गुड्स खरीदा, हमने का मतलब बिजनेस ने गुड्स खरीदा है। किसने खरीदा है, तो बिजनेस में गुड्स इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, इन हो रहा है। अब गुड्स को जब हम खरीदते हैं, केवल गुड्स के लिए, खरीदने पर परचेज, बेचने पर सेल्स लिखते हैं, ठीक है, खरीदने पर परचेज और बेचने पर सेल्स लिखते हैं। तो लिख लो भाई, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे कि गुड्स इन हो रहा है। परचेज को हम परचेजेस लिखते हैं, सेल्स को, सेल को सेल्स लिखते हैं, करेक्ट है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, तारीख है मेरे ख्याल से 2 तारीख है, हैं, ओके। अब बात करते हैं कैश की। हमने गुड्स खरीदा है कैश पर, तो कैश हमारा इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। अगर गुड्स खरीदेंगे कैश हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो इन हुआ कि आउट हुआ, आउट हो रहा है। और आउट होने वाली चीज़ को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने पैसे थे बच्चे, 20,000 रुपये थे। ठीक है, तो लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश।
बात समझ में आ गई बच्चों? ये नरेशन लिखना बेटे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से कोई भी व्यक्ति जो आपने ट्रांजैक्शन लिखी उसको सही से जज कर पाएगा कि आपने सही लिखा हुआ है। और नरेशन अगर आप भूल जाएं कि हम लिखें क्या, अक्सर बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है नरेशन हम लिख नहीं पाते हैं, तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं, जो आपका ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है वही लिख दो। यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका ट्रांजैक्शन है वही लिख दो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बात समझ में आई? अगर आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से बनाकर लिख सकते हैं, बीइंग लगाकर या बीइंग ना लगाकर, जैसे चाहें। फिर लिखा है बच्चे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। बेटा यहाँ पर गुड्स और सुभाष हैं, कौन कौन है? गुड्स और सुभाष। गुड्स तो आपको मालूम है, आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल होगा। और सुभाष क्या है? ये तो पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा? तो ये तो हमारा रियल अकाउंट में है और ये पर्सनल अकाउंट में है। गुड्स की बात करें, गुड्स हमने खरीदा है। अब खरीदा है तो क्या होगा? इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? इन हो रहा है। इन होने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं, आपको मालूम है डेबिट वर्ड कम्स इन, करेक्ट है? तो लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और सुभाष की बात करें, सुभाष तो पर्सन, हमने उससे गुड्स खरीदा है, तो बताइए सुभाष रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए गिवर है या रिसीवर है? गिवर है। गिवर को हम क्या करते हैं बेटे? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में आता है पर्सन और रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो लिखोगे टू सुभाष, क्योंकि वो गिवर इसलिए क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने के लिए हम केवल टू का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो कितने पैसे हैं? 12,000 रुपये हैं। ठीक है भाई, 12,000 लिख दिए। जनवरी 4। इतनी बात समझ में आई? अब हमारे पास यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये नरेशन लिख देते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष। सुभाष। ठीक है, यहाँ हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एंट्रीज कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बच्चों? डेट, पार्टिकुलर, वही सब लिखा जाएगा। लेजर फॉलियो, अमाउंट। इसके बाद क्या बच्चे? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पर बेटा आपने फर्नीचर खरीदा, वो भी कैश पर, तो यहाँ पर क्या क्या आ गया? फर्नीचर और कैश। ठीक है, फर्नीचर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल है, रियल में आएगा। और कैश को भी देखा हो, छुआ जा सकता है, वो भी रियल में है। बात करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर बेटा क्या हमारा गुड्स है? हमने गुड्स उसे बताया जिसका हम बिजनेस करते हैं। फर्नीचर का हम बिजनेस नहीं करते हैं, इसलिए वो गुड्स नहीं है। ठीक है, और गुड्स को ही खरीदने पर परचेज लिखते हैं और बेचने पर सेल्स। अदरवाइज कुछ भी खरीदो उसका नाम लिखा जाएगा। हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर क्या होगा बच्चे? फर्नीचर का नाम लिखा जाएगा और देखेंगे वो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। तो महीना साल तो आपको मालूम है 2019 है। तारीख कितनी बच्चे? जनवरी 5 है। बेटा फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? इन। रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो फर्नीचर इन हो रहा है इसलिए हम डेबिट कर देंगे, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट है, लेजर फॉलियो है, ये पार्टिकुलर्स है और ये डेट है। ठीक है, पैसे बच्चे कितने हैं? 6,000 है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा वो है, क्या नाम उसका? फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हो गया। कैश इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? वो भी रियल अकाउंट में आता है ना, आउट हो रहा है। रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश आउट हो रहा है इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बेटा कितना है? 6,000 रुपये। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटे? पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को पैसे दिए हैं। यहाँ पर सुभाष और कैश दो चीज़ें आ गई हैं। कैश तो रियल अकाउंट है
और सुभाष पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। सुभाष की बात करें, सुभाष पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये लिखा है ना रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बताइए सुभाष रिसीवर है कि गिवर? हमने उसे पैसे दिए हैं बच्चे, पेड कैश टू सुभाष है ना, रिसीवर है, रिसीवर को आप क्या कहते हो? डेबिट। तो आप तारीख लिखो कि जनवरी कितना है बच्चे? जनवरी 10 है। सुभाष रिसीवर इसलिए डेबिट कहते हो कि लिखोगे सुभाष डेबिट। अच्छा बच्चे, जब भी हम पर्सनल अकाउंट लिखते हैं बेसिकली नेचुरल पर्सनल, उसके हम अकाउंट नहीं लगाते उस पर। देखो ऊपर सब जगह अकाउंट लिखा होगा लेकिन इसमें अकाउंट नहीं है, क्योंकि नेचुरल पर्सन में यानी जब किसी का नाम दिया हो उसमें अकाउंट नहीं लगाते। पैसे दिए ना, कैश, कैश तो रियल अकाउंट में आता है। रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? क्या हो रहा है? आउट हो रहा, तो क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। बच्चे कितने हैं? 8,000 रुपये। लिख दोगे बीइंग कैश पेड टू सुभाष। ठीक है, फिर आएगा जनवरी। बेटा जनवरी कितना है? 16 आ रहा है। क्या लिखा है? बच्चों ध्यान दो, आप लोग का ही है, अलग नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। बेटे याद रखो, जब भी हम कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, नगद सामान खरीदते हैं किसी से, तो वहाँ से पर्सनल अकाउंट चला जाता है। नहीं समझे? पर्सनल अकाउंट में हम कंसीडर नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? चलिए मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पड़ोस में, अक्सर लोगों के पड़ोस में एक दुकान होती है जहाँ हम लोग का खाता चलता है, ठीक है, जहाँ से सुबह सुबह दूध आना है, नमकीन आनी है, टोस्ट आने हैं, चाय की पत्ती आनी है, यानी रेगुलर बेसिस पे जो पड़ोस में दुकान होती है सबसे नज़दीक, उससे सामान आता रहता है। हाँ भाई, अगर उस शॉप पर आप जाते हो और कुछ सामान खरीदते हो, बदले में पैसे देते हो आप उसको सामान खरीदने के, तो क्या वो व्यक्ति जिससे आपने सामान खरीदा आपका नाम अपनी किताब में कहीं लिखता है? आपने लिखते हुए देखा कभी? देखा है? जब आप पैसे दो, सामान खरीदो पैसे दो, अगर आप सामान खरीदो पैसे दो, कभी नहीं लिखता है। लिखता तो वो तब है जब उधार सामान लेकर आते हो, करेक्ट है ना? यानी जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हो तब आपका नाम लिखा जाए, नहीं पर्सनल अकाउंट आएगा। कैश ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। यानी इस जो ट्रांजैक्शन में लिखा है, क्या नाम, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, यहाँ आपको देखने में लग रहा है रवि भी है, गुड्स भी और कैश भी है। यहाँ से रवि हटा दीजिए क्योंकि हमने कैश पर गुड्स खरीदा। अगर हम क्रेडिट पर खरीदते तो आता। यहाँ पर जो ऊपर आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, कहाँ गया ये वाला परचेज फ्रॉम सुभाष, इसमें बेटा क्रेडिट पर था, कहीं लिखा नहीं था लेकिन वो क्रेडिट पर था, इसलिए वहाँ पर सुभाष। अगर कैश पर होता तो सुभाष नहीं, परचेज डेबिट टू कैश होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब कैश और क्रेडिट समझ गए। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में है तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट नहीं आता है, अगर क्रेडिट पर है तो आएगा, करेक्ट है? तो यहाँ पर आपने गुड्स खरीदा है, किससे? रवि से खरीदा कैश पर, तो रवि को तो आप साइड कर दो क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर गुड्स और क्या है? कैश। गुड्स इन हो रहा है कि आउट हो रहा है बच्चे? इन हो रहा है ना। रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश आउट हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, परचेज्ड फॉर कैश। कितना है बच्चे? 7500। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इसके बाद आगे देखो, 17 जनवरी है। क्या हुआ इस दिन बच्चे? बोर्ड मशीनरी फॉर कैश, नहीं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है। अब इसमें बेटे कैश या क्रेडिट का जिक्र किया क्या? नहीं किया, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर आपको परचेज सेल कुछ भी दिया हो, साथ में किससे खरीदा है, किसको बेचा है, इसका भी नाम दिया है, बट कैश में खरीदा है, क्रेडिट पर खरीदा है, ये जिक्र नहीं है।
तो हमेशा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। क्या कंडीशन है? परचेज हो या सेल हो, साथ में किसी का नाम दिया हो, बट कैश या क्रेडिट का जिक्र ना हो, तो हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसलिए पर्सनल अकाउंट लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ही पर्सनल अकाउंट यानी उस नाम को लिखेंगे, और अगर कैश होता है फिर नहीं लिखते। यहाँ पर कैश था ना, कहाँ गया? ये नहीं लिखा ना। बात समझ में आई? ओके। तो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो ये क्रेडिट भरे। यहाँ गुड्स और रवि दो आए हुए हैं। गुड्स तो आपका टेंजिबल एसेट है, छू सकते हो, देख सकते हो, और जो आपका रवि है वो नेचुरल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। गुड्स की बात करें, हमने परचेज किया तो बेटा इन होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? हाँ भाई, तो लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? टू, क्या नाम है? रवि। बच्चे नरेशन भी लिखना होता, बट मेरे पास स्पेस नहीं, एक और ट्रांजेक्शन है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। जनवरी कितना है? पैसे कितने बच्चे? 5000 है। ठीक है। इसी की तरह हम यहाँ पर भी नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। एक और ट्रांजेक्शन है। अच्छा, एक नहीं, दो हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, रफ कर देते थोड़ा सा, ठीक है? ये या इधर बिना फॉर्मेट के लिख देते हैं, ठीक है? बिना फॉर्मेट के, आपको फॉर्मेट तो मालूम चल गया है ना, बिना फॉर्मेट के इधर लिख देते हैं। बॉड मशीनरी फॉर कैश। बेटा आपने मशीन खरीदो भी कैश पर। आपको मालूम है साल तो आपका 2016 है, साल तो 2016 है, तारीख है आपके, महीना है जनवरी, और तारीख 20 है। हाँ भाई, तो देखिए तारीख 20 है। मशीन परचेज के नगद, करेक्ट है, यानी मशीन और कैश है। मशीन क्या गुड्स है बच्चे? नहीं। गुड्स के केस में हमने बताया खरीदने पर परचेज, बेचने पर सेल्स लिखेंगे। अदरवाइज कोई आइटम खरीदो उस आइटम का नाम लिखा जाए। मशीन खरीदी तो मशीन लिखेंगे, ठीक है? तो मशीन रियल अकाउंट है। रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीन इन और इसलिए डेबिट कर देंगे। मशीन अकाउंट डेबिट। पैसे कितने बच्चे? 8000 रुपये हैं, ये लिख दिए, ठीक है? और नगद खरीदी तो कैश आउट हो रहा है तो लिखोगे टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख दोगे बीइंग मशीन परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है? इसके बाद बच्चे तारीख कौन सी है? 27 है। बोलो क्या है? रेंट पे किया। रेंट बेटा पे कैसे करोगे? कैश में ही करोगे, तो यानी रेंट और कैश आ गया है। रेंट बेटा पे किया, ये एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस बेटे नॉमिनल अकाउंट में आता है। रूल कहता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। रेंट एक्सपेंस इसलिए डेबिट हो जाएगा। लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? कितने पैसे हैं? 400 रुपये। और बात करें कैश, कैश इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? आउट हो रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। तो आज की बेटा जो बेसिक क्लास थी आपकी, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। जो भी पहले के डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, करेक्ट है?